नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे पृथ्वी और इनकी गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियों के बारे में पहले बताता हूँ। देखो, पृथ्वी की गति एक तो होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति परिक्रमण गति से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरी आती है घूर्णन गति। कौन सी आती है? घूर्णन गति। ठीक है, जिसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति। और एक आता है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो झुकाव है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं और हर बार ही लगभग गलत होने के चांस रहते हैं। तो घूर्णन गति है, एक तो नाम में याद रखना। परिभ्रमण परिक्रमण अलग अलग होता है। परिभ्रमण घूर्णन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण और घूर्णन क्या होती है? एक ही होती है। अब बात करें परिक्रमण गति, तो परिक्रमण क्या होगी? सूर्य के, ये जो सूर्य मान लो, ठीक है, और पृथ्वी इसके चारों तरफ त्रिकोणाकार क्या करती है? गति करती है। तो इस परिक्रमण गति से क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिक्रमण गति से प्रभाव पड़ता है एक तो दीर्घकालीन मौसम में परिवर्तन, या दूसरा हम इसको कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, उसी दौरान कौन सा आता है? अलग अलग मौसम आता है। ग्रीष्म का मौसम आ गया, शीत ऋतु का मौसम आ गया, शरद ऋतु आ गया, कभी वसंत ऋतु आ गया। तो जो ऋतु परिवर्तन या दीर्घकालीन मौसम में जो परिवर्तन होता है, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? परिक्रमण गति। ये बात आपको याद रखनी है। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति, पृथ्वी क्या होती है? अपने अक्ष पर ही एक ही जगह इस प्रकार घूमती है। इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति, या इसी को परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है ना। तो घूर्णन गति के कारण दिन रात का बनना। ठीक है, दिन रात का बनना। ये दिन रात बनते हैं, ये किस कारण होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या परिभ्रमण गति के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन ही परिक्रमण गति के कारण। अब पृथ्वी का झुकाव, अब आप कहेंगे झुकाव से क्या प्रभाव पड़ता है? तो झुकाव से भी प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है और वो लगभग मदद करके आते हैं। देखो, पृथ्वी का जो झुकाव होता है ना 23.5 डिग्री, इससे कारण क्या होता है? दिन रात क्या होते हैं? छोटे बड़े। तो दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये कौन सा प्रभाव है? ये है पृथ्वी का झुकाव, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या करती है? झुकी हुई है। ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है? दिन रात झुकाव। जब सूर्य उत्तरायण की तरफ होता है ना, तो उत्तरी ध्रुव का एक देश है जिसका नाम क्या है? नॉर्वे। वहां पर रात को भी क्या सूर्य दिखाई देता है, इसीलिए नॉर्वे को क्या कहते हैं? मिडनाइट सन, या रात्रि के सूर्य का देश। मिडनाइट सन ही या मिडनाइट सन का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। कौन से देश को कहते हैं? नॉर्वे को। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के देशांतरों की स्थिति, या सूर्य पृथ्वी के कौन से देशांतर को, तो स्थिति का नाम क्या है? अब वो देखेंगे हम उसी में नार पे दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। एक आता है उपसौर। एक आता है अपसौर। अब उपसौर अपसौर क्या होते हैं?
उपसौर उपसौर वह स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो। क्या हो? पृथ्वी सूर्य के की सबसे नजदीक उसे क्या कहते हैं? उपसौर की स्थिति होती है। ठीक है ना? ये कई बार क्वेश्चन आता है उपसौर अपसौर क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होना। उप का मतलब क्या हो गया? ऊपर बिल्कुल नजदीक आ जाना। ठीक है ना? तो उपसौर की स्थिति एक बनती कब है? तो ये कब होती है? उपसौर ये होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर मतलब सूर्य पृथ्वी के क्या होता है? सबसे नजदीक होता है। ठीक है ना? तो उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो उपसौर में होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर क्या होता है? अपसौर ये इसके विपरीत विपरीत होता है एकदम। तो पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को किसको? अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है? अपसौर उल्टा उपसौर मतलब बिल्कुल नजदीक ऊपर आ जाती है। तो ये स्थिति कब बनती है? तो ये बनती है 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई को। और अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी हो जाती है? तो अधिकतम दूरी होगी तो 15 पॉइंट लगभग 20 करोड़ किलोमीटर। ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी होती है? औसत दूरी ये भी आपको याद रखनी। तो 14.96 किलोमीटर। 14.96 किलोमीटर होती है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है औसत दूरी सूर्य और मध्य की दूरी की 14.96। अपसौर में आपको अपसौर की स्थिति में यह अधिकतम दूरी अधिकतम अपसौर में ही होती है 15.20। न्यूनतम दूरी यानी उपसौर पूछ रहा है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये आपको समझ में आया। अब बात करेंगे सूर्य की अलग अलग अक्षांशों पर स्थिति क्या होती है, उसे कहते क्या है, और किस प्रकार दिन रात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर ऋतुओं की। तो ये कौन सी है? ये तो है 0 डिग्री देशांतर या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। अब सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये कब चमकता है? कर्क रेखा पर। तो इसे क्या कहते हैं? कर्क विषुव। कर्क विषुव। और ये कर्क विषुव कब होता है? तो कब चमकता है? 21 जून। 21 जून 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसे कर्क विषुव का या कर्क संक्रांति बोल सकते हैं। कर्क संक्रांति। ठीक है ना? ये बात याद रखनी है। क्या बोल सकते हैं? कर्क संक्रांति। अब जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो कब चमकता है मकर रेखा पर सीधा? कब? 22 दिसंबर, जिसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। कब चमकता है? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को पूछ ले कि 22 दिसंबर जो है यहाँ पर है सूर्य, तो ये तो उत्तरी गोलार्ध है 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ। यहाँ पर क्या होगा? तो 22 दिसंबर को दिन छोटे और रात बड़ी। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दी होती है ना उत्तरी गोलार्ध में, तो
तो क्या होगा, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध, अलग अलग याद रखना उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में, ये तो क्या है दक्षिण में 22 दिसंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटे छोटे रात बड़ी, रातें बड़ी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में तो सूर्य सीधा चमक रहा है 22 दिसंबर को, तो यहाँ पर क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में तो दिन बड़े, क्योंकि सूर्य सीधा चमकता है ना, तो दिन बड़े वह रातें छोटी, रातें छोटी। ठीक है, क्योंकि सर्दियों की रात क्या होती है, बड़ी होती है और वो दक्षिणी गोलार्ध के लिए, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ कब होता है, 21 जून की बात करेंगे। अब 21 जून के हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हम पढ़ते ना कर्क रेखा पर, भारत की स्थिति कहाँ पे है, कर्क रेखा, हमारे सूर्य सीधा चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी, कब है 21 जून की, अब बात करेंगे 21 जून की, ये थी कब की 22 दिसंबर की। 21 जून को दिन बड़े, दिन बड़े और रातें, रातें छोटी। और बात करें उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून की स्थिति को, तो जून 21 है और जून है ये दिसंबर 22, हम दोनों गोलार्धों की स्थिति याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा, इसके विपरीत होगा, क्या होगा, तो दिन छोटे और रातें बड़ी, रातें बड़ी। तो इनमें कंफ्यूजन वाली चीज तो ये है, देखो 22 दिसंबर की स्थिति देते हैं और उत्तरी गोलार्ध में पूछ ले तो दिन तो बड़ा होगा क्योंकि सूर्य सीधा चमकता है और रात छोटी, इसके विपरीत हो जाएगा कौन से, उत्तरी गोलार्ध में। अगर 21 जून की स्थिति देते और उत्तरी गोलार्ध में पूछ ले तो दिन बड़ा और रातें छोटी होगी। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध की पूछ ले तो इसके विपरीत होगा। हम बात करते हैं सूर्य विषुवत रेखा पर कब चमकता है, तो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर 2 बार चमकता है। कब चमकता है, 2 बार। 2 बार कब चमकता है ये, एक तो आता है, एक तो आता है 23 सितंबर, 23 सितंबर और एक है 21 मार्च, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कब होता है 21 जून और यहाँ पर 22 दिसंबर, दिसंबर हो गया, ठीक है ना। ये आपको स्थिति याद रखनी है। तो 21 मार्च को क्या कहते हैं, 21 मार्च है, 21 मार्च का भी क्या है नाम है विशेष, जिसे क्या कहते हैं वसंत विषु, क्या कहते हैं बसंत विषु, क्या कहते हैं बसंत विषु। और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, 23 सितंबर को शरद विषु, क्या कहते हैं शरद विषु। पूछ ले शरद विषु की स्थिति कब होती है, तो 23 सितंबर। और बसंत विषु, बसंत ऋतु आ जाता है, कब आता है 21 मार्च होती है, ठीक है ना। ये स्थिति आपको याद रखनी। अब पूछ ले 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन रात, दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कैसे होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन रात की स्थिति क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी, दिन रात की स्थिति क्या होती है दोनों में ही समान। तो दिन रात की स्थिति, स्थिति क्या रहती है, समान रहती है, चाहे कौन से गोलार्ध में पूछ ले। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब उत्तरी गोलार्ध, अब जब 21 मार्च से 23 सितंबर की बात करें तो सूर्य क्या रहता है उत्तरायण की तरफ, कब 21 मार्च से 23 सितंबर, तो सूर्य क्या रहता है उत्तरायण की स्थिति में रहता है, उत्तरायण की स्थिति में रहता है, ठीक है ना।
और बात करें 23 सितंबर से और 21 मार्च, 23 सितंबर से 21 मार्च, तो क्या रहता है सूर्य दक्षिणायन की ओर, दक्षिणायन की ओर। तो ये स्थिति आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सूर्य की उत्तरायण की स्थिति कब से कब तक होती है, तो 21 मार्च से 23 सितंबर, और 23 सितंबर से 21 मार्च है। ये वैसे लग रहा ऑपोजिट है, लेकिन क्या है, जैसे सही स्थिति 21 मार्च से 23 सितंबर, सूर्य क्या होता है उत्तरायण की तरफ, और 23 सितंबर से 21 मार्च सूर्य क्या होता है दक्षिणायन या दक्षिण ध्रुव में रहता है स्थिति, ये कितने दिनों के लिए, ठीक है ना। तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं दक्षिणायन। और जब सूर्य उत्तरायण की तरफ होता है, यहाँ पर एक देश है नॉर्वे, कौन सा देश है नॉर्वे, जहां पर क्या दिखाई देता है मध्य रात्रि को देश, ये सूर्य दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं मिडनाइट सन, या मध्य रात्रि का देश है नॉर्वे। तो अच्छा लगा आपका टॉपिक, कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा। वो छांसवत देशांतर की स्थिति समझा गई, और दिन रात कैसे बनते हैं, अब सौर किस प्रकार है, तो ये समझ में आया तो लाइक जरूर करें।